साल 1999 द मैट्रिक्स रिलीज होती है। लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले कंफ्यूज्ड। कुछ लोगों ने उसे एक साइबर पंक एक्शन फिल्म समझा, कुछ ने फिलॉसफी, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि फिल्म एक मेटाफर थी, एक हिडन कमेंट्री, एक वार्निंग। फिल्म में मॉर्फियस नियो से कहता है, द मैट्रिक्स इज एवरीवेयर, इट इज़ ऑल अराउंड अस। और अगर हम ऑनेस्टली देखें तो मॉडर्न दुनिया बिल्कुल वैसी ही लगती है। एक इनविजिबल सिस्टम, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक साइकोलॉजिकल प्रिजन जहां इंसान फिजिकली आज़ाद होता है लेकिन मेंटली प्रोग्राम्ड। और इस मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन फॉलो करनी होगी। कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन ग्रेजुअली एक इंजीनियर्ड रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई। 1921 न्यूयॉर्क सिटी। एडवर्ड बर्नेज नाम का एक आदमी मॉडर्न प्रोपेगेंडा की फाउंडेशन रखता है। ये सिगमंड फ्रॉइड का नेफ्यू था। फ्रॉइड ह्यूमन अनकॉन्शियस और हिडन डिज़ायर्स पे रिसर्च करता था। बर्नेज ने उस साइकोलॉजी को मास कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। उसका बिलीफ सिंपल था, अगर आप मासेस की अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को मैनिपुलेट कर लें तो लोग खुद वही चीज़ चूज़ करेंगे जो सिस्टम चाहता है। 1928 में बर्नेज प्रोपेगेंडा नाम की किताब पब्लिश करता है। उसमें वो ओपनली लिखता है, द कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द मासेस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी एक सोची समझी साजिश, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मासेस को मैनिपुलेट करने की। मास मैनिपुलेशन हिडन नहीं था, ये एक ओपन स्ट्रेटेजी थी। और इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल था कि बर्नीज ने सिगरेट कंपनीज के लिए विमेन टारगेटेड कैंपेन लॉन्च किए। 1929 ईस्टर परेड न्यूयॉर्क में औरतों को सिगरेट के साथ मार्च करवाया गया और मीडिया को कहा गया कि उन्हें टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम लिखें। और स्मोकिंग अचानक से रेबेलियन और विमेन एम्पावरमेंट बन गई। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, कॉरपोरेशंस ने समझ लिया कि प्रोडक्ट्स नहीं, आइडेंटिटीज़ बेची जाती हैं। 1930 और 1940 हॉलीवुड बहुत तेज़ी से उभरता है। लॉस एंजलिस धीरे धीरे दुनिया की इमेजिनेशन का सेंटर बन जाता है। फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, कल्चरल प्रोग्रामिंग बन जाती है। आइडियल ब्यूटी, आइडियल मैस्कुलिनिटी, आइडियल रोमांस, आइडियल लाइफस्टाइल, सब कुछ स्क्रीन डिफाइन करना शुरू कर देती है। फिर 1948 टेलीविज़न अमेरिका के हर घर में दाखिल होना शुरू होता है और पहली बार हिस्ट्री में गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के पास एक डायरेक्ट मशीन आ गई थी जो हर घर के लिविंग रूम में परमानेंटली इंस्टॉल्ड थी। एक चमकता हुआ बॉक्स, एक टेलीविज़न जो कंटिन्यूअसली नैरेटिव्स प्रोजेक्ट करता था। न्यूज़, एडवर्टाइजिंग, खौफ, कंज्यूमरिज्म और एक नेशनल आइडेंटिटी। आज भी एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी का लगभग 9 साल टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग कंटेंट कंज्यूम करने में बिता देता है। सवाल ये है, अगर कोई सिस्टम मुस्तकिल आपको इंफॉर्मेशन फीड करे तो इवेंचुअली आपकी रियलिटी का सोर्स क्या बन जाता है? आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस या फिर स्क्रीन? 1950 कोल्ड वॉर शुरू होती है ऑफिशियली। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन सिर्फ मिलिट्री रेस में नहीं थे, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रेस में भी थे। CIA प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, जैसे कि MK अल्ट्रा। 1953 में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि एजेंसी हिप्नोसिस, ड्रग्स, बिहेवियरल कंडीशनिंग और माइंड मैनिपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में डॉक्टर यूइन कैमरॉन साइकिक ड्राइविंग नाम की टेक्निक यूज़ करता है। पेशेंट्स को एक ही मैसेज बार बार दोहराकर घंटों तक सुनाता है और उसका मकसद क्या है कि उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से तोड़ देना और एक नई आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्ट करना। जैसा कि लोगों ने देखा ही होगा विंटर सोल्जर का कैरेक्टर। रेपिटिशन, प्रोग्रामिंग, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ सीक्रेट लैब्स तक लिमिटेड नहीं रहे। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने भी
सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए। मैसेज को इतनी बार रिपीट करो कि हमारा इंसानी दिमाग उसे जाना पहचाना समझने लगे, क्योंकि जो भी चीज़ जानी पहचानी होती है वो सेफ लगती है। और फिर जाकर 1960 में म्यूज़िक इंडस्ट्री एक्सप्लोड करती है। रॉक कल्चर, साइकेडेलिक मूवमेंट्स, वुडस्टॉक, मास कॉन्सर्ट्स और काउंटर कल्चर रेवोल्यूशन। लेकिन इसी दौर में कुछ अजीबोगरीब इत्तेफाक भी शुरू हो जाते हैं। चार्ल्स मैनसन, जो कि एक कल्ट लीडर था जिन्होंने कई सारे मर्डर्स किए, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि द बीटल्स के गानों से एपोकलिप्टिक मैसेजेस इन्फ्लुएंस करते थे उन्हें। म्यूज़िक, माइंड इन्फ्लुएंस, मास साइकोलॉजी, ये डेकेड्स तक था जहां गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रही थी। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिहेवियरल साइंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री फंडेड स्टडीज़, कई सारे जो सिर्फ इंसान के दिमाग पे सोच कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि इंसान सोचता क्या है, सवाल ये था कि इंसान की सोच को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है। और 1971 में आता है कलर टेलीविज़न, जो कि ग्लोबली फैलना शुरू होता है। अब विजुअल प्रोग्रामिंग और पावरफुल हो जाती है। ब्राइट कलर्स आ गए, बहुत ही फास्ट एडिट्स, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं और साथ ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल का धोखा। और फिर 1981 में MTV लॉन्च होता है। ये मोमेंट क्रिटिकल था क्योंकि म्यूज़िक अब सिर्फ ऑडियो तक नहीं रह गया था, ये एक वीडियो रिचुअल बन गया। रैपिड फ्लैशिंग कट्स, अकल्ट सिंबलिज्म, हाइपर सेक्सुअल इमेजरी, डार्क आर्केटाइप्स, जहां गलत काम करने वाला इंसान हीरो हो सकता था। अगर आपने नोटिस किया हो, 1980 के बाद म्यूज़िक वीडियोस में रिपीटेडली सेम सिंबल बार बार आते हैं। वन आई, ब्लैक एंड वाइट चेक बोर्ड्स, मास्क्स, रेड लाइटिंग, डेविल्स हॉर्न्स, फॉलन एंजल्स के एस्थेटिक्स। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, लेकिन साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स जानते हैं कि सिंबल्स सब कॉन्शियस पे डीप इफेक्ट रखते हैं। कार्ल जंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियस थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि कुछ आर्किटाइप्स यूनिवर्सली ह्यूमन साइकी को इफेक्ट करते हैं, यानी कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो हर किसी पे असर डालती हैं। और उसमें आती है लेडी इन रेड, एंशिएंट बेबीलोन, मेसोपोटामिया, इश्तार, जहाँ से स्टारगेट आता है, सिडक्शन, वॉर, पावर और सीक्रेट सेक्सुअलिटी। रेड कलर टेम्पटेशन और डोमिनेशन का सिंबल रहा है। आज मॉडर्न एंटरटेनमेंट देखें तो रेड कारपेट्स, रेड ड्रेसेस, रेड रूम्स, रेड कलर की ब्रांडिंग, रेड स्टेजेस, एक आर्केटाइप बार बार इंसानों के सबकॉन्शियस में इंजेक्ट किया जा रहा है। ख्वाहिशात डिस्ट्रैक्शन के तौर पे, नफ्स उनकी पहचान, टेम्पटेशन ताकत के तौर पे। और ये सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं, पूरा कल्चर हाइपर सेक्सुअलाइजेशन पे बिल्ड हो चुका है। और फिर 1990 में ग्लोबलाइजेशन पूरा जोर पकड़ लेती है। सैटेलाइट टेलीविज़न, 24 घंटे का मीडिया साइकिल और इंटरनेट का राइज। 24 घंटे में कोई भी वक्त आप खाली नहीं बैठ सकते। और इसी दौर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेज मेन स्ट्रीम डिस्कशन में एंटर होता है। 1991 US प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश पब्लिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेज कई स्पीचेस में इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर से गल्फ वॉर के बाद। We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. लोगों ने इस फ्रेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। कुछ ने देखा एक ग्लोबल कोऑपरेशन के तौर पे, कुछ ने इसे एक सेंट्रलाइज्ड पावर के तौर पे देखा। लेकिन असलियत ये थी कि दुनिया बहुत तेज़ी से एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन रही थी। ग्लोबल फाइनेंस, ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल सर्वेलेंस। और फिर 1999 द मैट्रिक्स एक बहुत ही सटीक मेटाफर प्रेजेंट करती है कि इंसान एक आर्टिफिशियल रियलिटी से जुड़ा हुआ है। मशीन आपके अटेंशन और एनर्जी पे फीड कर रही है। और सच पूछे तो मॉडर्न डिजिटल सिविलाइजेशन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैंने बताया 9/11 के बारे में, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने को आज 2001
सितंबर 11 अटैक में दुनिया परमानेंटली चेंज हो जाती है और यहाँ पर जो चीज़ सबसे ख़तरनाक आती है वो है मास सर्वेलेंस सिस्टम। यूएस अपने हर सिटीज़न पे सर्वेलेंस करना शुरू करता है। पेट्रियट एक्ट आता है, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक सिस्टम्स आते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग होने लगती है और मीडिया में खौफ फैलाया जाता है। सिक्योरिटी के नाम पर ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि हर इंसान अपने घरों में कैमरास लगाने लगा। और इसके 3 साल बाद फेसबुक लॉन्च होता है, उसके 1 साल बाद यूट्यूब और उसके 2 साल बाद आईफोन। 7 साल के अंदर पूरा निज़ाम इस ज़मीन पे बदल जाता है और यहाँ से मैट्रिक्स का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, परमानेंट कनेक्टिविटी। इंसान पहली बार हिस्ट्री में कंटिन्यूसली ऑनलाइन हो जाता है। कोई साइलेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई खामोशी नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बस कांस्टेंट सिमुलेशन। नोटिफिकेशंस आते हैं, स्क्रोलिंग होती है, वीडियोस, म्यूज़िक, ड्रामा और एल्गोरिदम्स। आज एवरेज स्मार्टफोन यूज़र अपना फ़ोन 2000 से ज़्यादा बार टच करता है डेली। टीनेजर्स कुछ सर्वेस के मुताबिक 4 से 7 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं और ये प्लेटफॉर्म इंटेंशनली ऐसे बनाए गए हैं कि ये एडिक्शन पैदा करें। फॉर्मर सिलिकॉन वैली एग्जीक्यूटिव्स ओपनली एडमिट कर चुके हैं कि ऐप्स कसीनो में रखी स्लॉट मशीन की तरह डोपामीन लूप्स पे डिज़ाइन किए जाते हैं। आप स्क्रॉल करते जाएं और रिवॉर्ड बनता जाएगा, जैसा कि जुए या गैम्बलिंग की साइकोलॉजी में होता है। आपको लगता है आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, रियलिटी में ऐप आपको इस्तेमाल कर रहा है। 1920 से चल के 2010 हम जब पहुंचते हैं तो स्ट्रीमिंग कल्चर डोमिनेट करना शुरू करता है। म्यूज़िक ख़रीदना नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली एक्सेसिबल हो जाता है। हेडफोन्स नहीं बल्कि ईयरबड्स परमानेंटली कानों में होते हैं। इंसान कभी भी शोर से डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और इसी डेकेड में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, इन सब के स्टैटिस्टिक्स बहुत तेज़ी से उभरते हैं, स्पेशली यूथ में। यूके और यूएस में अकेलापन ऑफिशियली एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है। सवाल ये है, अगर इंसानियत तारीख में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है आज, तो इमोशनली सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड क्यों लग रही है? क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। अल्लाह की किताब बार बार हमें वार्न करती है धोखे के बारे में, ख़ास तौर से शैतान का धोखा। कुरान में शैतान के बारे में बार बार कहा गया है कि वो झूठे वादे करता है और ब्यूटिफिकेशन के ज़रिए लोगों को गुमराह करता है, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, बिना आपको एहसास हुए। एग्जैक्टली मॉडर्न साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की तरह आज का सिस्टम इंसान को कंटिन्यूसली निचले डिज़ायर्स में ट्रैप करता जा रहा है, जैसे कि लस्ट, कंजम्पशन, कंपैरिजन, अटेंशन का एडिक्शन, सेलिब्रिटीज़ की वर्शिप और सबसे ख़तरनाक चीज़ एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जिसमें फ़िल्टर्स हैं, अवतार्स हैं, फेक परफेक्शन है। आज लाखों लोग अपनी रियल लाइफ से ज़्यादा डिजिटल पर्सोना मेंटेन करते हैं। रियलिटी सेकेंडरी हो चुकी है, प्रोजेक्शन प्राइमरी, एग्जैक्टली मैट्रिक्स की तरह। आर्टिफिशियल वर्ल्ड रियल लाइफ को रिप्लेस करता जा रहा है और आज 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। 2020 पैंडेमिक एरा में ह्यूमन इंटरेक्शन सडनली स्क्रीन्स तक ही लिमिटेड हो जाती हैं। रिमोट लाइफ नॉर्मलाइज होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल दोस्ती, वर्चुअल काम। मेटा ओपनली मेटावर्स का कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है, यानी हमारी एग्जिस्टेंस को और डीपली डिजिटल एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना। सवाल ये है कि अगर इंसान पूरी तरह आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में ही जीना शुरू कर दे तो नेचुरल इंसान की रूह का क्या होगा? क्योंकि इंसान नेचुरली एल्गोरिदम के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था, लेकिन मैट्रिक्स कंटिन्यूसली इंसान को फितरा से डिस्कनेक्ट करता है। इस्लाम में फितरा नेचुरल ह्यूमन स्टेट को कहते हैं, प्योर अलाइनमेंट हक के साथ। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड इंसान को आर्टिफिशियल रिदम में पुश करता है। स्लीप साइकिल बर्बाद हो रखी है, अटेंशन कमज़ोर हो गया है, रूह ओवर सिमुलेटेड है, लोगों के दिल सख्त हो गए हैं। और जब इंसान अल्लाह से डिस्कनेक्ट होता है, सिस्टम उसे रिप्लेसमेंट गॉड्स ऑफर करता है। सेलिब्रिटीज़, ब्रांड्स, पॉलिटिक्स, प्लेजर, टेक्नोलॉजी,
फॉलोअर्स और वैलिडेशन। एंशंट आइडल्स स्टोन के थे, आज आइडल्स डिजिटल हैं, और शायद इसीलिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इतना खालीपन है, क्योंकि आपकी रूह को एल्गोरिदम सेटिस्फाई नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी स्क्रॉल क्यों ना कर लें। तो इसका वे आउट क्या है? मैट्रिक्स से एस्केप करने का मतलब जंगलों में भाग कर जाना नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त आएगा जब आपके लिए बेहतर होगा कि आप जंगलों और पहाड़ों में जाके रहने लगे। आज के दौर में बेहतर है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इस्लाम इंसान को रिपीटेडली गफलत से निकलने की बात करता है, एग्जैक्टली मैट्रिक्स जैसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि असली आज़ादी अपनी नफ्स को फॉलो करना नहीं बल्कि नफ्स पे काबू रखना है। मैट्रिक्स कोई फिजिकल केज नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक एडिक्शन है, एक इल्यूजन है। और शायद इसीलिए मॉडर्न दुनिया का सबसे रिवॉल्यूशनरी एक्ट अब भी वही है जो हर नबी ने सिखाया था, उठो, अल्लाह को याद करो और जो हक है, जो सच है, उसकी तरफ वापस जाओ।